हेलो क्लास। तो आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर के बारे में आपको बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो ये हैं कि इस चैप्टर में हम कार्बन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके एलोट्रॉप्स और इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम कंपाउंड्स के बारे में तो जानेंगे ही, और उनके जो कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंस होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, इनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो लुक एट द आइटम्स, कम टू द लास्ट कॉलम अबव फिल्ड बाय यू, यानी कि कुछ ऊपर एक्टिविटी जो है वो पूछी हुई है जिनमें हमें कुछ वेरियस आइटम्स को कलेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो इन आइटम्स का क्या होगा, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो लिस्टेड करी हुई हैं, ये सारे वर्सेटाइल एलिमेंट्स हैं हमारे किसके, कार्बन के। ओके, इन एडिशन ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड, यानी कि जो हमारे लिविंग स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, एक कार्बन बेस्ड है। द अमाउंट ऑफ कार्बन, जो हमारा अर्थ के अंदर जो कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट है अर्थ की क्रस्ट में, वो क्या है, क्वाइट क्या है, मर्ज। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, यानी कि जितना हमारा क्रस्ट के अंदर कार्बन है वो ज़्यादातर मिनरल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इन सभी चीज़ों के रूप में जो है प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में अगर बात करें तो 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको देखने को मिल जाती है। इन स्पाइट ऑफ दीज स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन अवेलेबल इन नेचर, यानी कि हमारे नेचर के अंदर इतने जो कार्बन्स अवेलेबल हैं, इनके अलावा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्बन सीम्स टू बी इमेंस, यानी कि हमारी जो कार्बन के रिगार्डिंग हमारी ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमेंस है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन। क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आयनिक, जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आपको याद होगा आयनिक कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं हमारे, जब हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हमारे बन जाते हैं, जिनका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये जो है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन अ सॉल्यूशन, और केवल कब, जब ये मॉल्टन स्टेट में होते हैं, ना कि सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो कब करते हैं ये, जब ये क्या होते हैं, मॉल्टन स्टेट में होते हैं, ना कि सॉलिड स्टेट में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा, हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज, लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। अब हम कार्बन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ज़्यादातर जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के, जैसा कि हमने किस में देखा हुआ है, एज वी सीन इन चैप्टर 2। फ्रॉम द डाटा गिवन इन 4.1, द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन compounds, we find that these compounds have the low melting and boiling point as compared to the ionic compounds। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू दी कार्बन के जो हमारे जितने भी कंपाउंड्स बन के हमें आएंगे। ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंस द कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हम जो है कंक्लूड कर सकते हैं दैट द बॉन्डिंग ऑफ दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू दी एनी आयन। तो इनमें से क्या है, आपके जो आयन्स हैं वो किसी भी तरीके से नहीं बनते हैं।
ओके। इन क्लास 9th जो है आपने पढ़ा होगा, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है अलग अलग एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती है उनके नंबर ऑफ वैलेंसी पर, ठीक है। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है इस चीज़ पर डिपेंड करती है। चलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी जान लेते हैं। जो कार्बन होता है इसकी क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो कार्बन का 6 होता है। चलिए ठीक है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल ऑफ द कार्बन। तो इसके जो कार्बन के वेरियस शेल होते हैं इनके अंदर किस तरीके से जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एंड हाउ मेनी वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कार्बन एटम है। तो आप जानते हैं सबसे पहले 2 की पेयरिंग होगी और उसके बाद में जो रिमेनिंग है वो बचे कुचे वहाँ पर पहुँचेंगे 4, और हमें क्या कंप्लीट करना पड़ता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। चलिए ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 हो जाएगी हमारी। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट एक्सप्लेन एज देयर इज द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीट फिल्ड आउटर सेल। तो इनकी जो टेंडेंसी होती है आउटर सेल को कंप्लीट करने की वो किस तरीके से होगी, ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स फॉर्म दी आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय द आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं या फिर ले लेते हैं। तो इसके द्वारा वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपनी को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका क्या है, आपका कार्बन है वो अटेन करेगा अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को या तो दे करके या फिर इलेक्ट्रॉन लेकर के। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इट कुड बी गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग कार्बन एनायन, यानी कि ये गेन करेगा तो कार्बन 4 एनायन बनाएगा। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन, यानी कि कार्बन के जो उसका न्यूक्लियस होता है वो 6 प्रोटॉन्स को बियर करता है और उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को बियर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या काम करतेगा, दैट्स फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इट लूज दी 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें लूज कर देता है। तो लूज करने की वजह से ये क्या होता है, बट इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या होगा, हैविंग बिहाइंड द कार्बन का जो हमारा कैटायन होता है विद दी 6 प्रोटॉन एंड इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग दी जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपका जो कार्बन का न्यूक्लियस है अब वो जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और जो उसका न्यूक्लियस है उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे जो है हैंडल करेगा। इसलिए ये क्या काम करते हैं, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। जो कार्बन है ये इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेगा, शेयरिंग दी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विद दी अदर एटम, यानी कि ये जो है वैलेंसी शेयरिंग करता है एटम ऑफ द कार्बन विद दी अदर एटम ऑफ द अदर एलिमेंट, नॉट जस्ट द कार्बन बट मैनी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि केवल कार्बन ही नहीं और भी काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म दी मॉलिकुलर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। काफ़ी सारे दूसरे भी जो है आपके इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स जो हैं शेयर करते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दी आउटर सेल, यानी कि जो शेयरिंग करी जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो आउटर सेल में से बिलोंग करते हैं आपके, ठीक है। और आउटर सेल ऑफ दी बोथ एटम्स एंड लीड दी बोथ एटम्स अटेनिंग दी नोबल गैस, और दोनों शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है आपके दोनों हमारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो जो हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेंगे, ठीक है। सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो है हमारे इन दिस मैनर इज दी हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन हमारा मिलता है और हमारा क्या हो जाएगा, ये H2 के साथ में मिलकर हमारा इस तरीके से जो हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोजन के साथ में मिलकर हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है हमारी अटेन कर लेते हैं हीलियम के साथ में, जैसे हीलियम में होता है ना, तो विच हैज़ दी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के शेल। तो इट कैन डिपिक्ट बाय यूजिंग दी डॉट स्ट्रक्चर। इनका जो डॉट स्ट्रक्चर या फिर क्रॉसओवर रिप्रेजेंटेशन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, उसके द्वारा हम बता सकते हैं द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड,
यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन पर आपने ध्यान देना है कि ये किस तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आगे चलें, चलिए। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दी अ सिंगल बिटवीन दी टू एटम्स, तो ये दो एटम्स के बीच में आपको हम जो है दिखा सकते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन जो कि 17 होता है हमारा, विच वुड बी दी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी वैलेंसी वगैरह हम देख लेंगे। तो जो हमारा क्लोरीन होता है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जो कि उसे पूरा करता है दूसरे क्लोरीन के साथ में मिलकर, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन के केस में बात करें तो उसमें क्या होता है, उन्हें ऑक्सीजन को जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ में मिलकर इस जो वैलेंसी होती है इसे पूरा कर लेता है, ठीक है। ओके, आगे क्या है, कैन यू डिपिक्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर शोइंग द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन दी 1 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन, क्या आप बता सकते हैं जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एटम्स होते हैं ये किस तरीके की जो है पेयरिंग बनाएंगे। तो हमने अभी देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की थी, हमारे 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। इसे समझने के लिए हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके जो है हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट में और दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही जो आपका नाइट्रोजन होता है इसका नंबर कितना होता है, 7 होता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 की रिक्वायरमेंट होती है। तो N2 के स्ट्रक्चर में ये मिलते हैं और हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, और जो नाइट्रोजन है वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जिसे हम अगर हाइड्रोजन को और हमारा नाइट्रोजन को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा NH3 इसी वजह से बनता है क्योंकि नाइट्रोजन को जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की समझ में आई होगी। शोइंग ऑल दी 4 एटम्स अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दोनों जो एटम्स होते हैं आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। और ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, या तो सिंगल बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेट अस नाउ लुक एट दी मीथेन। अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। कितना होता है, CH4। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है CH4, ओके। तो इसके अलावा बायोगैस जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ये भी हमारी एक सिंपलेस्ट कंपाउंड होती है, कार्बन से मिलके बनती है। और हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन एज दी वैलेंसी ऑफ 1, जैसा कि हम पढ़ के आ रहे हैं जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 होती है, और जो हमारा कार्बन होता है उसकी वैलेंसी हमने अभी कितनी पढ़ी थी, 4 पढ़ी थी। तो ये जो टेट्रा वैलेंसी होती है इसको पूर्ति कौन करेगा, हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसकी पूर्ति जो है हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही करेंगे तो आपका कार्बन भी और हाइड्रोजन भी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे, ठीक है। सच बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आपने इसको ध्यान देना है कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन क्या रहेगी, द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर बिटवीन दी 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा हुआ है हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यानी कि जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, बट इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होती है वो काफ़ी वीक होती है। अब आपने अभी जो मैंने ऊपर बताया था आयनिक कंपाउंड्स वाला, वो यहाँ पर
इसको अगर कंपेयर करेंगे तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू दी आयनिक कंपाउंड्स। इसी वजह से जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, आगे क्या है, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द एटम्स आर नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, तो इनके अंदर जो है पार्टिकल्स चार्ज फॉर्म में नहीं निकलते हैं। सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब यहाँ पर आप जो है मीथेन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, बीच में हमारा कार्बन है और साथ में क्या है हमारे 4 हाइड्रोजन जो कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके बाद में ये जो है एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स क्या होती हैं, द एलिमेंट्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। द एलिमेंट्स कार्बन कंपाउंड्स इन दी डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि वो हमारे एलिमेंट्स जिसकी हम कह सकते हैं जो कार्बन जो होता है वो अलग अलग नेचर फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है और इनकी क्या होती है, वाइडली वेराइंग दी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि ये बाहर से देखने पर हमें काफ़ी ज़्यादा अलग मिलते हैं। बोथ दी डायमंड एंड ग्रेफाइट आर कार्बन एटम्स, यानी कि हमारा डायमंड भी और ग्रेफाइट भी दोनों क्या हैं, कार्बन के ही एटम हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर, यानी कि जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ में किस तरीके से अटैच हो रहा है। अगर हम डायमंड की बात करें, हर एक जो कार्बन एटम होता है वो बॉन्डेड होता है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ में और रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि हमारी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। आगे पिक्चर आएगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, जो कार्बन एटम होता है वो बॉन्ड बनाता है हमारा 3 कार्बन एटम्स के साथ में, जो कि हमारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, और ये एक हेक्सागोनल एरे की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं वन ऑफ द बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड थस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाई। हर एक जो है कार्बन आपका डबल बॉन्ड बनाएगा और क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है हेक्सागोनल एरे की फॉर्म में और ये जो है लेयर्स की फॉर्म में बनाता है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर है ये आपकी ये वाली ग्रेफाइट की और इसी के साइड में है ये डायमंड की। ठीक है, तो दोनों को आप देख के समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है आपकी, ये यहाँ पे दी हुई है C16 आपकी फुलेरीन की। जो आपका फुलेरीन है ये भी एक आपका एलोट्रॉप ही है। These the different structure result in the diamond and graphite having the different physical properties। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से हमें देखने को मिलता है जो डायमंड और ग्रेफाइट की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो डायमंड है इसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, जबकि जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये काफ़ी स्मूथ और स्लिपरी होता है। जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि जो हमारा डायमंड होता है वो इतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज, यानी कि जो डायमंड से इन्हें बनाया भी जा सकता है प्योर कार्बन से, जब उन्हें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। और जो हमारे सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं और एंड आर अदरवाइज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दी नेचुरल डायमंड, यानी कि अगर हम इन्हें कंपेयर करें नेचुरल डायमंड से तो ये जो होते हैं इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। इसके अलावा अभी मैंने बताया फुलेरीन का जो था ये भी कार्बन का एक और हमारा एलोट्रॉप होता है, जो कि द फर्स्ट वन ऑफ द आइडेंटिफाई व्हेन द कार्बन 60 हैज़ कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। जब ये फुटबॉल की शेप में जो है अरेंज हो जाते हैं। सिंस लुक एट द जियो डिस्क डोम डिज़ाइन, ये इस तरीके की डिज़ाइन होती है, आप इमेज में देख के समझ सकते हैं। एंड यूएस आर्किटेक्चर जो है जो आपका बकमिंस्टर फुलर है, अ मॉलिक्यूल वाज नेम्ड बाय फुलेरीन। तो ये इन्हीं के नाम से जो है, एक जो डिज़ाइनर थे इन्हीं के नाम से जो है ये डिज़ाइन जिन्होंने दिया था उन्हीं के नाम से इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस का जवाब देने की और
इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।